सुनील सर, जो जीडीपी के आंकड़े यूएस के आए हैं क्वाइट सरप्राइजिंग है। कहीं बोलते हैं कि लेबर मार्केट टाइट हो रही है, लेकिन जीडीपी के आंकड़े को अपवर्ड रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद बॉन्ड यील्ड्स जो है वो फिर से बढ़ी। डॉलर थोड़ा स्ट्रांग हो गया। कमोडिटीज में क्रैश आ गया। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। सो हमको व्हाट आर द बेसिस जिसको लेके हमको इस समय मार्केट में अपना डिसीजन लेना चाहिए। देखिए क्या है ना, बहुत से एनालिस्ट ने कॉल किया कि यूएस की रिसेशन। देखिए हम्म। ऐसा कोई डेटा तो सपोर्ट नहीं कर रहा है। और नहीं फेड ने करता। भी एक रेट कट किया कि उनका मानना था मैंने कि एक है लेबर मार्केट में थोड़ी सॉफ्टनेस, और दूसरी थी हम्म। कि उन्होंने कहा कि टैरिफ का इम्पैक्ट वन टाइम होगा। हम्म। तो वो एक वन टाइम इंक्रीज होने के बाद इन्फ्लेशन और नहीं बढ़ेगी, तो यही एक हम्म। कंफर्ट उनको दे रही थी रेट कट के बारे में बात करने के लिए। मगर हम्म। यूएस जैसे मार्केट में ना हम एक लॉन्ग टर्म व्यू नहीं ले सकते, बिकॉज इतना डेटा डिपेंडेंट है और इतने डेटे की जो पीसेस आते हैं। जैसे अभी देखिए, हम्म। आज उन्होंने फर्नीचर के ऊपर लगाया टैरिफ, मगर हाउसिंग के हम्म। लिए ऑलरेडी उधर कुछ दिक्कतें दिख रही है, बिकॉज सप्लाई जी। हाउसेज लेस है। तो ये और हम्म। भी बढ़ाएगी। तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मैं कहूंगा कि यूएस इज ऑलवेज अ टैक्टिकल प्ले एंड नॉट अ हम्म। लॉन्ग टर्म प्ले। तो मेरा हम्म। मेरा मानना है कि ये सब डेटा के बेसिस के ऊपर बहुत पैसा अंदर जाता है, बाहर आता है। तो एक हम्म। रिटेल निवेशक के लिए देखिए, मैं कहूंगा कि यूएस मार्केट में आप देखिए, यूएस स्टॉक मार्केट विल डू वेल, बट हम्म। यूएस इकोनॉमी, रेट कट, ये सब ना यू कैन प्रेडिक्ट। तो मेरा मानना है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि एक व्यू बना सकते हैं हम, क्योंकि हम्म। एक एक दिन एक एक नई नई डेटा आती है। एंड हम्म। फॉर आम आम लोगों के लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग है टू एक्चुअली प्रेडिक्ट अ ट्रेंड। और हम्म। ट्रम्प वर्सेस पवेल की बात देखें तो मेरा मानना है कि मई 26 2026 को 2026 में पवेल जा रहे हम्म। हैं, राइट। और हाँ। तो वो गारंटीड है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि ट्रम्प भी अपने आदमी को उधर बिठा देंगे और उन्हें कह दिया हम्म। कि मैं 2% इंटरेस्ट पे लगा दूंगा। तो वो एक आउटलुक आप थोड़ी कॉन्फिडेंस से ले सकते हैं, क्योंकि किसी हम्म। हालत में पवल को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। और नया टीम जो है ऑलरेडी ट्रम्प अपने बंदों को रख रहे हैं। तो ये एक क्लैरिटी है। तो मई 26 के बाद जरूर रेट कट का साइकिल। बढ़ेगा। चलिए अंशुल से बात करते हैं। अंशुल, टाटा इन्वेस्टमेंट आज फिर 5.5% ऊपर कामकाज करते हुए क्या टाटा कैपिटल के आईपीओ के आने की खबरों के बीच में टाटा इन्वेस्टमेंट जो होल्डिंग कंपनी है टाटा ग्रुप की, वहां पे एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। 8,810। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी में ये दिक्कत हमेशा रहेगी या ये अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी। जब भी कोई वैल्यू अनलॉकिंग का मौका आएगा और जब क्लियर होने लगेगा कि हाँ यहाँ इतनी वैल्यू दिख रही है, उस हिसाब से शेयर मूव करेगा। तो ये अनएक्सपेक्टेडली एक दिन उठ के चलना स्टार्ट कर देंगे, फिर अचानक 6-8 महीने, 1 साल 2 साल की एकदम जिसको कहते हैं मुर्दा शांति, वो वाली हम्म। स्टेज में चले जाएंगे। तो टाटा हम्म। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 1 साल से 1.25 साल से वो शांति झेल रहा था और अचानक 4 दिन में चला है। तो इस बेसिस पे मैं बहुत जल्दी ट्रेडिंग बेट तो नहीं लूंगा। अगर आपको लेना है तो आज फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है, जिसका हम्म। टारगेट वापस ऑल टाइम हाई 9,700 के आसपास हो सकता है, अगर टाटा कैपिटल का आईपीओ उतनी वैल्यू जनरेट करके इसको दे रहा है। तो नहीं दे रहा है तो फिर ये वापस से अटक जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कब कब वैल्यू अनलॉकिंग होगी और उसका कितना परसेंटेज इनके पास है। हम्म। हम्म। जी, वारे एनर्जी से को स्टॉक है अंशुल, जहां पे खबरों के बीच में आज 5% की फॉल देखने को मिल रही है। यूएस इन्वेस्टिगेशन ऑन ड्यूटी इन्वेजन इवेजन इसके चलते हुए प्रेशर बना हुआ है। इस स्टॉक में आप क्या करना है? बिकॉज बहुत अच्छा रन अप तो हम देख चुके देखिए, वारी एनर्जी आपको याद होगा, आईपीओ बेस ब्रेकआउट हमने प्ले किया था 3,116 से ऑल टाइम हाई 3,743 के लिए। इसको टच किया 11 सितंबर को, 12 सितंबर को रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करके 3,445 पे आया था। लग नहीं रहा हैं। था कि टूटेगा, बट खराब न्यूज की वजह से टूटा है। तो हम्म। 3,116 बेस रिटेस्ट करने आ सकता है। और अगर वहां पे होल्ड हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर 2,530 तक भी आ सकता है, बट दैट इज अ लॉन्ग कॉल। फिलहाल हम्म। 3,116 पकड़ेंगे। 3,100 के नीचे क्लोजिंग आई तो फिर रिवाइज करेंगे टारगेट्स। सुनील सर, आप म्यूट पे हैं, आपके लिए सवाल होगा। आई थिंक यू हैव नीड टू अनम्यूट योर माइक। हाँ हाँ, सॉरी। सवाल ये है कि एक तो रुपए में वीकनेस बढ़ती जा रही है क्योंकि डॉलर ने थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ लेना फिर से शुरू कर दिया है। दूसरा ऑयल और जो रशिया पे जो प्रेशर इंटेंसिफाई हो रहे हैं यूरोजोन पे कि आप सैंक्शंस लगाइए लगाइए लगाइए। कहीं ना कहीं ऑयल में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और ये हफ्ता हो सकता है कि वीकली गेन्स के साथ क्रूड ऑयल के दाम बंद हुए।
तो दोनों ही फैक्टर्स इंडिया पे कैसे असर करेगी? इफ द क्रूड स्टार्ट्स मूविंग हायर एंड द रूपी डेप्रिसिएशन स्टिल स्टेज, इम्पैक्ट क्या होगा? जरूर अच्छा नहीं होगा इनफैक्ट, बिकॉज ये डबल वैमी है। क्योंकि इम्पोर्टेड क्रूड की प्राइस, एक क्रूड की प्राइस के कारण, दूसरे रुपए में उसको कन्वर्ट करने के कारण, दोनों एक नेगेटिविटी। तो ऐसा नहीं है कि एफआईएस को कोई रीजन चाहिए इंडिया को बेचने के लिए, वो तो ऐसे ही बेच रहे हैं। तो ये और भी एक रीजन हुआ उनको वापस नहीं आने के लिए। तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव न्यूज नहीं है। खाली एक दो सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, जिसमें एक को आज ऑरेंज स्वान इवेंट लगा है और दूसरा है आईटी, जहां पर अभी भी H1 के ऊपर। क्योंकि मैं देख रहा था कि कल भी कोई, मैं रॉयटर्स के आर्टिकल सब पढ़ रहा था, तो अभी भी एनुअल रिकरिंग चार्ज की बात कर रहे हैं। वो तो कैथरीन ने क्लैरिफाई कर दिया कि ये वन टाइम है। करेक्ट। फिर भी एक खबर आ रही है कि रिकरिंग है। तो इतना कंफ्यूजन है उधर कि जो रुपी डिप्रिसिएशन का पॉजिटिव आईटी और फार्मा को आ सकता था, वो भी नहीं आ सकती है। तो डेफिनेटली जो ईस्ट यूरोप में टेंशन बढ़ रहे हैं। और यह याद रखिए, अगर यूरोप सीधा वॉर में घुस गया तो वो रशिया के ऊपर गैस के लिए डिपेंडेंट है। तो अगर जी। रशिया ने वो पाइपलाइन बंद कर दिया तो तेल का दाम एकदम शूट अप करेगा, बिकॉज इनको अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। चाहिए। और विंटर भी आ रहा है अभी। अभी अगले महीने से विंटर की, तो हीटिंग की डिमांड जरूर होती है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल। क्योंकि नॉर्मली ये एक वीक पॉइंट है। अभी यूरोप को झगड़े में एंटर नहीं करना है रशिया के साथ, क्योंकि उनको गैस सप्लाई एक अंडरलाइन पाइपलाइन के जरिए रशिया से आ रहा है। तो ये बहुत ट्रम्प के दबाव के कारण ये कर रहे हैं, वो भी दिख रहा है। तो नेचुरली ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। और इसीलिए मेरा मानना है कि ये एफआईएस को इंडिया में आके खरीदारी करने से और भी थोड़ी डिले करेगी। इट्स नॉट तो मेरे को गुड लगता न्यूज, गुड न्यूज तो नहीं मुझे है ये। लगता अंशुल जी के शॉर्ट्स वहीं पे रह जाएंगे। अंशुल जी एफआईएस के शॉर्ट पोजीशंस देखते रहते रह जाएंगे, लेकिन एफआईएस वापस नहीं आएंगे। बट यस, अंशुल, जियो फाइनेंस के स्टॉक को देखिएगा एक बार फिर, ये स्टॉक 300 के नीचे, 297 के आसपास दस्ता है। क्या करना? मैडम देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 330 रुपए पे मैं बार बार बोल रहा था कि एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए। जाना इसको 600 से 700 रुपए, लेकिन एक बार 330 में बुक करिए, दोबारा मौका देगा। अब कल मैं जा रहा हूँ महाकाल दर्शन करने के लिए इंदौर। तो यहाँ से मैं पहले दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली में 1.5 घंटे का ले ओवर है। उसके बाद एयरक्राफ्ट चेंज करूंगा, उसके बाद फिर इंदौर वाली फ्लाइट में बैठूंगा, तब 8:30 बजे रात को इंदौर पहुंचूंगा। तो क्या मैं इंदौर रहा हूं, लेकिन बीच में 1.5 घंटे का दिल्ली पे लेओवर है ना। तो ये वही लेओवर पीरियड है। इसीलिए मैं जब ये पहुंचा था 30 जून को 330, तब मैं बोल रहा था कि इससे एक बार प्रॉफिट बुक करके किसी दूसरे में पहुंचिए, अदानी में पहुंच जाइए। देखिए अदानी 40% चल गया, अब अदानी निकल गया, अब अदानी काम खत्म हो गया। अब जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के आसपास वो भी अपना पहला टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है। फिर कुछ नया ढूंढेंगे। तो ये जो लेओवर पीरियड आता है ना, इसमें फ्रस्ट्रेट होने की जगह या किसी शेयर से मोहब्बत कर लेने की जगह अपना एक लेवल आया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए, उसको फिर अपना काम करने दीजिए, बेस बनाने दीजिए, वापस से अपना स्ट्रेंथ गेन करने दीजिए। जब वापस से, हमेशा ब्रेकआउट के पहले, जब भी बड़ा ब्रेकआउट आना होता है उसके 15-20 दिन पहले से आपको इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम कैंडल दिखने लगती है। तो जब भी इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम कैंडल दिखना स्टार्ट होंगी जियो फाइनेंस में, हमारी इंटरेस्ट वापस आ जाएगी। फिर हम शायद 450 के लिए प्ले करें या 600 के लिए प्ले करें। वो कितना बड़ा स्ट्रक्चर बना है वो बताएगा कि अगला टारगेट पहले 450 होगा या सीधा ही 600 पे जाके रुकेगा। लेट दैट स्ट्रक्चर बिल्ड। अभी वो बिल्ड हो रहा है। अगर आप नहीं निकल पाए तो होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 6 महीना शायद आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, उसके बाद चलेगा। चलना इसको 600 से 700 है। बट ये वेटिंग पीरियड, ये जो ले ओवर पीरियड है, आप जब मेक माई ट्रिप खोल के देखेंगे कि बनारस से इंदौर की लीस्ट ले ओवर 1.5 घंटे का था, वो फ्लाइट मैंने ले ली। एक फ्लाइट में 24 घंटे का ले ओवर था, एक में 12 घंटे का था। तो आप कौन सी फ्लाइट चूज करते हैं तो उस हिसाब से डिसाइड करेगा कि ले ओवर कितना मिलेगा। इसमें शायद 6 महीना और समय लगेगा पूरा कंप्लीट होने में। बहुत अच्छी एग्जांपल से आपने हमको समझाया है, एंड आई होप कि जो हमारे व्यूअर्स है उनको समझ आ गया होगा। सुनील सर, आप बताइए। नहीं नहीं, मैं उनको रिस्पॉन्ड करना चाहता था कि फर्क उनमें और रिटेल निवेश में क्या है पता है। उनको अपना अपना डेस्टिनेशन पता है, इंदौर। रिटेल निवेश को अपना डेस्टिनेशन नहीं पता है, कहाँ जाके मुझे प्रॉफिट लेना है। क्योंकि आप जब 700 पहुंचता है तो आप शायद कहेंगे अभी 1000 दिखेगा। तो रिटेल निवेश के लिए वो इंदौर अपना फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है ना, ये प्रॉब्लम है। तो सुनील सर, अब छिपना कहाँ पे? नहीं छुपना, मेरा मेरा मानना है कि आपकी टाइम फ्रेम के हिसाब से है। ठीक है, 3 से 6 महीने हैं
तो कंजम्पशन माने एक्सेप्ट एफएमसीजी, मैं सहमत हूँ कि एफएमसीजी में नहीं डालना है, क्योंकि एफएमसीजी में प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने टेक्निकल तौर से बताया, मैं फंडामेंटल तौर से बताता हूँ कि जो भी सेविंग्स हुआ है एफएमसीजी में जीएसटी कट के कारण, उसका डिमांड थोड़ी बढ़ेगा। मैं टूथपेस्ट का दाम गिर गया, मैं 2 टूथपेस्ट थोड़ी खरीदूंगा ना, मेरा वो सेविंग्स पॉकेट में जाएगा, वो सेविंग्स का मैं क्या करता हूँ उसके ऊपर असर दिखेगा। तो एफएमसीजी में ये जो सेविंग्स है, लोगों के हाथ में सेविंग्स है, मगर ये एफएमसीजी डिमांड को ड्राइव नहीं करेगी। तो अदर देन एफएमसीजी, मेरा मानना है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आपको टिल जनवरी रिजल्ट सीजन आपको कंफर्ट है, तो शॉर्ट टर्म निवेशक के लिए कंजम्पशन में आप रह सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप रह सकते हैं, क्योंकि यही फाइनेंस करेगी, एनबीएफसी और प्राइवेट सेक्टर बैंक। ओके, मगर अगर आपका सोच 1 साल 1.5 साल और उससे ऊपर है, तो कंफर्ट मुझे आती है पब्लिक सेक्टर बैंक से, इंडस्ट्रियल कैपेक्स से, क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी हो मार्जिन्स को, कंजम्पशन तो बढ़नी है, तो कंजम्पशन की बढ़त से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जरूर बढ़ेगी। तो प्राइवेट कैपेक्स साइकिल में मुझे एक कॉन्फिडेंस है, चाहे वो 6 महीने 8 महीने 1 साल लग सकता है। तो अगर आपकी वो लंबी दिशा है उस तरफ, तो मेरा मानना है कि कंफर्ट, डोमेस्टिक ओरिएंटेड, इंडस्ट्रियल कैपेक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इनके ऊपर आप रखेंगे तो जरूर आज की जो कंसोलिडेशन फेज है उसमें से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगे, और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा वेल्थ क्रिएशन भी बनेगा। तो ये मेरे लिए सेफ्टी डिपेंड्स ऑन योर टाइम जोन। जी अंशुल, आपके पसंदीदा शेयर कौन से हैं? कुछ है या फिर अभी नहीं? देखिए, मैं आज फ्राइडे है तो अवॉइड करना चाहूंगा, और एक चीज सुनील जी के पे ऐड करूंगा कि जैसे उन्होंने कहा मेरे को पता है कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है। इस चीज के लिए मैं कितनी बार जागरण पे या मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे बोल चुका हूँ कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं टिप्स देने के लिए नहीं आया हूँ। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बार बार इतना डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ कि इतने दिन का पैटर्न बना है, इतना इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है, ये 10-20 डे मूविंग एवरेज देखना होता है, ताकि आप डेस्टिनेशन देखना सीखें। तो मैं एग्जैक्टली उनके साथ 100% ये चीज मान के चलता हूं कि सही कह रहे हैं। इसमें गलती ना उनकी होगी ना मेरी होगी। अगर आपको लॉस होता है तो गलती केवल आपकी होगी। ओन योर मिस्टेक्स। अगर आपसे कोई गलती हुई है, सीखिए। यूट्यूब में ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, आप जितना मेहनत करेंगे उतनी चीजें सीखने मिलेंगी। इन दी एंड अगर आपको फिर भी कुछ नहीं मिलता है तो बेस्ट है कि सुनील जी जैसे किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर को देखिए जो अच्छा परफॉर्म किया है, उसके फंड में एसआईपी लगा के छोड़ दीजिए। फिर इससे बेहतर आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है। या तो खुद कर सकते हैं तो फिर सीखिए, पढ़िए, उतनी टाइम और एनर्जी डेडिकेट कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो फिर म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं अपना भी आधा पैसा म्यूचुअल फंड में डालता हूँ, आधा ही पैसा मैं ट्रेडिंग में लेके आता हूँ। बाकी आधा मैंने कितनी बार बोला है कि मैं स्मॉल कैप में ट्रेडिंग बेट्स अच्छी ढूंढ सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट बेट नहीं ढूंढ सकता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट बेट ढूंढने के लिए फंड मैनेजर को पैसा देता हूँ एसआईपी में, स्मॉल कैप फंड में। मैं मिड कैप में, लार्ज कैप में कभी नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मेरा विजन 20 साल का है। मैं केवल स्मॉल कैप फंड्स में डालता हूँ। तो इट इज बेटर कि आप पहले समझिए कि आप उस जर्नी में कहाँ पे खड़े हैं। अगर आप उस जर्नी में वहां पे हैं कि खुद कर सकते हैं, तो थोड़ा सा पैसा डाल के ट्राई कीजिए, बाकी पैसा फंड मैनेजर को दीजिए। अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सुनील सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं। बीबी फार्मा सेक्टर पे दबाव तो आज बना रहेगा, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो अभी भी देखने को मिल रही है, और टैरिफ्स के चलता हुआ हमने असर देखा है। पूरे फार्मा स्पेस में एक लाल निशान देखने को मिल रहा है, चाहे वो सन फार्मा हो, ल्यूपेन हो, सिप्ला हो। इन सभी स्टॉक्स में एक दबाव का माहौल बिल्कुल बना हुआ है, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो सन फार्मा को आएगा, बिकॉज उसका लार्जेस्ट एक्सपोजर है $1.2 बिलियन का यूएस मार्केट में। तो सन फार्मा की एक्सपोजर के चलते हुए हमने उस पर भी दबाव देखा था। बाकी स्टॉक में रब ऑफ इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। हमें एक बात याद रखनी है कि सिर्फ जेनेटिक्स पे कोई टैरिफ नहीं लगा है, और इंडिया की पकड़ जो है वो जेनेटिक्स में बहुत स्ट्रांग है। ये सिर्फ ब्रांडेड और पेटेंटेड प्रोडक्ट्स पे जो है टैरिफ लगाया गया है। तो ये आपको स्पष्टीकरण ठीक से समझना चाहिए, उसके बाद ही मार्केट में अपना जो भी आपका डिसीजन है उसको लेना चाहिए। तो प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं। आप